नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। एंड दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सभी महासागरों के बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे महासागरीय जलधाराएं, यानी जो महासागर का जल है वो किसी एक ही दिशा में काफी दूरी तक प्रवाह को ही जलधाराएं कहते हैं, या इंग्लिश में आप उसको ओशियन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक ही निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को ही महासागरीय जलधाराएं कहते हैं या ओशियन करंट्स कहते हैं। यह धारा दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक गर्म और एक ठंडी। ठीक है, गर्म जलधारा और दूसरी है ठंडी जलधारा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जोन के हिसाब से, यानी अगर दूसरा जोन देखूं मैं तो कितना आता है, 23.5 पे आता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ। ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर आती है 66.5 डिग्री, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, एंड 66.5 डिग्री साउथ को एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। उसके बाद ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, यानी 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब आप जानते हैं ये वाला जोन कौन सा था, ये वाला था टॉरिड जोन, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा सूर्य चमकता है और सबसे ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया टेम्परेट जोन, यानी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तिरछी पड़ती है सूर्य की रेखाएं, तो इसलिए इस वाले जोन से थोड़ा ठंडा रहता है। ऊपर आता है फ्रीजिड जोन। ठीक है, फ्रीजिड जोन कैसा था, यहाँ पे हमेशा, यानी यहाँ पे नामात्र ही पड़ती है सूर्य की किरणें, तो इसलिए ये हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ से जो धाराएं ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी भूमध्य रेखा से, यानी इस जोन से ऊपर की तरफ जाएंगी, यानी यहाँ पे जो यानी यहाँ पे जो जल होगा वो गर्म होगा, क्योंकि ये गर्म इलाका है। तो यहाँ से जो दूसरी तरफ जाएंगे, यानी पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाएंगी, वो कैसी जलधाराएं होंगी, वो गर्म होंगी। ठीक है, वो सारी कैसी होंगी, गर्म होंगी। ऐसे ही नीचे की साइड जो जाएंगी वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। और जो इधर से आ जाएगी, और जो इधर से केंद्र भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, सेम ऐसे ऊपर से आएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगी, वो ठंडी होंगी। ठीक है, तो ऐसे हम गर्म और ठंडी जलधाराओं का पता लगाते हैं। क्लियर। यानी जो गर्म इलाके से जा रही है, यानी वो यहाँ पे गर्म जल है, वो ऊपर जा रहा है, तो यानी वो गर्म जलधारा। और जो ऊपर यानी ठंडक है, वहां से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, यानी वहां से ठंडी जलधारा आ रही है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने दो प्रकार की जलधाराएं देखी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है। ठीक है, और ठंडी जलधारा उनके विपरीत, यानी पोल से मिड तक आ रही है, यानी इक्वेटर तक आ रही है। क्लियर। अब गर्म जलधारा उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, गर्म जलधारा कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, और जल का तापमान जो भी मार्ग में आता है उसको ही गर्म कर देती है। ठीक है, क्योंकि गर्म जलधारा है, और वहां पे जिन जिन क्षेत्रों से जलधारा प्रवाहित होती है वहां का तापमान भी वो बढ़ा देती है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। नेक्स्ट, ठंडी जलधारा। उपध्रुवीय से उष्ण कटिबंधों की ओर बहने वाली, यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली जलधाराओं को क्या बोलेंगे हम, ठंडी जलधारा। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, और इनके जल तापमान में आने वाले जल से कम होता है, यानी जो ये जलधाराएं आ रही हैं पोल से, तो जिस जिस जगह से ये पास होंगी उस क्षेत्र का तापमान वो कम कर देंगी। ठीक है, वहां का तापमान क्या कर देती है, घटा देती है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात।
अब उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दोस्तों अपने दाईं ओर और दक्षिणी की अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है, यानी उत्तर में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, अब ये और देख लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये 0 डिग्री हो गई। अब ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर में कैसे चलती हैं ये चलती है क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ऐसे ये घूमती हैं। और दक्षिण में कैसे हैं, ये उल्टा चलती हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। क्लियर, ये कैसे हुआ। अब आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी घूम रही है ना, रोटेशन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए ये वाला पॉइंट से यहाँ तक जाने में, यानी यहाँ से मैं अगर ऐसे घूमा तो यहाँ तक जाने में, और पोल्स पे, यानी पोल्स कहाँ पे है, यानी ध्रुवों पे इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। तो यानी कैसे घूम रही है, यानी ये छोटा पॉइंट है, ये ज़्यादा दूर है वह, तो इसको इधर से आने में ये धीरे घूमेगा और ये तेज घूमेगा। तो हमेशा इसकी जो गति होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हम ध्रुवों से करें, यानी पोल्स से करें। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ये धीरे, यानी कम वक्त लगेगा, या ये धीरे चलेगी तो सेम टाइम पे ये पहुंचेंगे, है ना। तो ये वाले, इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आने में ये धीरे चलता है, और ये वाली किसकी गति कैसी होती है, तेज होती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से नॉर्थ में क्लॉकवाइज घूमती हैं ये जलधाराएं, और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर चलती हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के समान, और दक्षिण में अपनी बाईं ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यही को क्या, इसी को क्या बोला हमने, कॉरियोलिस बल के प्रभाव से ये होता है। क्लियर। अब दोस्तों ये सारी जो है ये सब ओशन करंट्स हैं, यानी ये जलधाराएं हैं। ठीक है, अब ये ऊपर से यानी ध्रुव से आ रही है, जैसे लैब्राडोर की हो गई, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड वाली जलधारा हो गई, ये भी ठंडी है, क्योंकि ये ध्रुव से किधर आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, यानी विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। क्लियर। ये कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई, ये भी ठंडी है। ठीक है, अब यहां से ये ऊपर जा रही है, तो यानी ये अलास्का की कैसी हो गई जलधारा, ये हो गई गर्म हो गई, क्योंकि ये विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, और प्रशांत महासागर की पेरू करंट्स, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठंडे हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर के समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है कौन कौन सी है, कैलिफोर्निया है, पेरू है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये इंपॉर्टेंट जलधारा है प्रशांत महासागर की। अब इसके गर्म जलधारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक ये अलास्का हो गई, और इधर से ये एल नीनो जाती है। ठीक है, यानी ये इक्वेटर से कौन सी जाती है, एल नीनो, एल नीनो। ठीक है दोस्तों, एल नीनो, और ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये है गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की देखें तो अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऊपर से जो आ रही है वो है कैनरी। ठीक है, और जो यहाँ पे ये जो बनाते हैं ना ये बीच में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि क्या उगती है, एक तरह की अनोखी घास उगती है जिसको मछलियां बहुत पसंद करती हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, मछलियों की मतलब मछली पालन केंद्र है यहाँ पे काफी बड़ा। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म पानी की जलधारा है वो इधर से जा रही है, यानी कैरेबियन साह से निकल करके। ठीक है, और ये कैनरी इधर से नीचे आ रही है। ठीक है, ये ठंडे पानी की जलधारा है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। एंड अगर हम साउथ अटलांटिक ओशियन की बात करें तो ब्राजील कैसी है, ये ब्राजील, यहाँ पे आपको पता है ये ब्राजील है ना, ये क्या है, ब्राजील यहाँ पर है। तो इधर से कौन सी आ रही है, ब्राजील आ रही है, और इधर से बेंगुएला ये ठंडी जा रही है। अब आप इनकी डायरेक्शन देखोगे तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है जितनी भी हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है सभी, है ना। और अगर नॉर्थ साइड में देखोगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जो भी हमने कॉरियोलिस बल पढ़ा है अभी, ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रही है सारी। ठीक है, ये भी यहाँ से क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। नेक्स्ट इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की दोस्तों तीन है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो अगुलास वाली है, ये गर्म पानी की जलधारा है। ठीक है,
ये कैसी है, गर्म पानी की जलधारा। आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगुलास सी है, जहाँ पे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर ये आपस में मिलता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के यहाँ पे। तो इसलिए ये जो इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रही है गर्म होगी, और वो क्या नाम से, अगुलास। और इधर आप जानते हो कि यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, तो इसलिए यहाँ पे मोजाम्बिक भी कैसी हो गई, एक गर्म पानी की जलधारा हो गई। अब इधर आ जाइए, ये वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, अब नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैसी हो गई, ये एक ठंडे पानी की जलधारा हो गई। क्लियर दोस्तों? तो ये हिंद महासागर की इंपॉर्टेंट जलधारा है दोस्तों। इसमें बस एक ही अपवाद है, इन जलधाराओं में क्या है, एक अपवाद है जो कि हिंद महासागर में ही है। क्योंकि आप जानते हैं भाई हिंद महासागर का ऊपर वाले साइड पे एक तट रेखा हमने सीमित कर दी, कहाँ तक, जहाँ पे कर्क रेखा है, वो उसकी सबसे उत्तर में तट रेखा है हिंद महासागर की। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये अपवाद है। यहाँ पे क्या अपवाद है, जो मॉनसूनी जलधाराएं आती हैं वो पहले गर्मियों के टाइम पे वो ऐसे जाती हैं, ठीक है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएं, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्थ साइड में आ रहा है तो क्लॉकवाइज चलेंगी, यानी घड़ी की समान चलेंगी, ठीक है। लेकिन जब जो वापस जाती हैं, यानी यहाँ से टकरा के, हिमालय यहाँ पे है तो यहाँ से टकरा के वापस जाते हैं, तो वही मॉनसूनी प्रोविंस इनके क्या कर देते हैं, इनको चेंज कर देती है इनकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये ऐसे घूम रहे थे, यानी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, उसके बाद वो कैसे घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं, ठीक है। एंड देन फिर गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये क्लॉकवाइज हो जाती हैं, और फिर वापस जाते टाइम अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक अपवाद है कि नॉर्थ में इंडियन ओशियन में ये क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती हैं। लेकिन बाकी जितनी भी हमने देखी, जैसे गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, वो सब कैसी घूम रही है, नॉर्थ में, उत्तर में यानी क्लॉकवाइज घूम रही है, और साउथ में कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर दोस्तों इतनी बात? चलिए दोस्तों हम एकदम एक बार इनके गर्म और ठंडी जलधाराओं पे नजर मार लेते हैं। महासागरीय जलधाराओं के संरक्षण की सामान्य व्यवस्था एकमात्र परिस्थिति अपवाद हिंद महासागर में है, ये मैं आपको बता चाहता हूँ, जो कि उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इन धाराओं की प्रवाह किससे कंट्रोल होती है, मॉनसूनी पवन, ठीक है। जब हम विंड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा मॉनसूनी पवन कौन सी स्थानीय पवन है जो कि इंडिया में मॉनसून लेके आती है, ठीक है। तो अभी आप इतना ही देखिए कि मॉनसूनी पवन क्या लेके आती है, यहाँ पे इंडिया में यानी भारत में मॉनसून लेकर के आती है। क्लियर? और मॉनसून पवन जब आती है तो तब उसकी डायरेक्शन यानी ओशियन करंट की उस जलधारा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और जब ये वापस जाती हैं, जैसे जाड़ों की वर्षा करती हुई जाती हैं तमिलनाडु में, तो उसके बाद उसकी दिशा कैसे कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है। प्रशांत महासागर की हमने पढ़ी दोस्तों, इंपॉर्टेंट गर्म जलधारा कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो अलास्का की पढ़ी थी और एक एल नीनो की पढ़ी थी, ठीक है। बाकी ये भी हैं बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये विषुवतीय जलधारा है, क्यूरोसियो की जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जलधारा है, और सुशिमा। दोस्तों क्यूरोसियो जापान चाइना वाली साइड है, ये भी अच्छा है। ये देखिए, ये ओयाशियो ध्रुव से इक्वेटर तक आ रही है, यानी ध्रुव से कहाँ तक आ रही है, विषुवत रेखा तक। तो ये ओयोशियो कैसी हो गई, ठंडे पानी की हो गई, ठीक है। और कुरोशियो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, तो ये वार्म यानी कि गर्म पानी की जलधारा होगी। ये भी प्रशांत महासागर है इधर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? तो क्यूरोसियो की जलधारा भी गर्म है, एल नीनो भी गर्म है। एल नीनो मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे है, एल नीनो इधर से जाता है, ठीक है, और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी कैसी हैं, गर्म पानी की जलधारा है, ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? नेक्स्ट विपरीत प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी पढ़ी हमने, क्यूराइल पढ़ी थी, ठीक है, कैलिफोर्निया की पढ़ी थी। कैलिफोर्निया दोस्तों आप जानते ही हैं कहाँ पे है, कैलिफोर्निया ये रहा, ठीक है। तो ये भी कैसी है, कोल्ड जलधारा है, ठीक है। कैलिफोर्निया यहीं पे है, अमेरिका में, है ना। सॉरी ये तो मैक्सिको हो गया, यहाँ पे ये अमेरिका में, यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया। क्लियर? तो कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी। क्लियर? हम्बोल्ट या पेरुवियन, पेरू हमने पढ़े, है ना, जो साउथ अमेरिका वाली साइड से आ रहे हैं, ठंडी पानी की जलधारा। और एक अंटार्कटिका की जलधारा, ये अंटार्कटिका के नीचे से आ रही है ऊपर। क्लियर दोस्तों? ये देखिए ये अंटार्कटिका जलधारा, मतलब यहीं से ही वो आ रही है। क्लियर?
नेक्स्ट अटलांटिक महासागर की हमने कौन कौन सी पढ़ी इंपॉर्टेंट, एक तो गल्फ स्ट्रीम पढ़ी है ना, एंड देन सेकंड कौन सी पढ़ी थी हमने, फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा की भी दोस्तों यहीं से ही जाती है। अगर अब मैं बात करूं, फ्लोरिडा आपका कहाँ पे आता है, फ्लोरिडा आपका यहीं पे आता है, ये रहा फ्लोरिडा द्वीप, ठीक है। तो फ्लोरिडा से भी एक गर्म पानी की जलधारा जाती है, फ्लोरिडा जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अटलांटिक की ठंडी जलधारा कौन सी पढ़ी हमने, लैब्राडोर पढ़ी जो कि ग्रीनलैंड के साइड से आ रही थी, एक पूर्वी ग्रीनलैंड की पढ़ी है ना, एक बेंगुएला पढ़ी है, और कैनरी करंट्स पढ़ी है जो कि यूरोप वाली साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसकी, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। क्लियर दोस्तों इतनी बात? एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। भाई गल्फ स्ट्रीम हमने पढ़ी, गर्म है, फ्लोरिडा हमने पढ़ ली, गर्म है, लैब्राडोर ठंडी है, ईस्ट ग्रीनलैंड ठंडी है, और कैनरी ठंडी है जो कि अटलांटिक की है। और नीचे की बात करें तो बेंगुएला ठंडी है और ब्राजीलियन गर्म है। क्लियर? ये अटलांटिक ओशियन की गर्म और ठंडी जलधाराएं हो गई। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट हिंद महासागर की जलधाराएं दोस्तों, गर्म कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, विषुवत रेखीय, मोजाम्बिक और अगुलास। अगुलास आप जानते हैं और मोजाम्बिक भी जानते हैं, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में पड़ता है मोजाम्बिक चैनल, है ना। तो मोजाम्बिक की भी गर्म है, और अगुलास जहाँ पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हैं, तो अगुलास की भी जलधारा कैसी है, गर्म है, क्योंकि वे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। क्लियर? और हिंद महासागर की ठंडी कौन सी पढ़ी थी हमने, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो इधर से ऊपर आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया से भारत की ओर आ रही थी, ठीक है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, ठंडी है। ये है हिंद महासागर की जलधारा। अब एक और पढ़ी थी हमने हिंद महासागर की जलधारा, ये तो वेस्ट में हो गई, यानी ये सॉरी ये दक्षिण में हो गई, लेकिन नॉर्थ में कौन सी थी, मानसूनी जलधारा, जो कि मानसून विंड उसकी चेंज कर देती है डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द, मतलब गर्मी और सर्दी के हिसाब से। क्लियर? जिस तरह से वो बहती है पवनें। तो हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म और परिवर्तनशील जलधारा, यानी वो परिवर्तित कर जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ दोज विंड्स। क्लियर? और शीतकालीन मानसून प्रवाह में ठंडी जलधारा में परिवर्तनशील जलधारा हो जाती है वो, यानी जब गर्मी आती है वो गर्म होकर के मानसूनी पन में ले आती हैं, और जब वो वापस जाती हैं तो वो ठंडी बन के जाती हैं। क्लियर? तो ये परिवर्तनशील जलधारा है, यही एक ओनली अपवाद है, ये नॉर्थ में की क्लॉकवाइज चलेंगे और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, सरगैसो सागर दोस्तों ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है, यानी ये नॉर्थ अटलांटिक में पड़ता है ओशियन। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, नॉर्थ अटलांटिक में। अगर आप मैप देखो तो ये यहाँ पे पड़ता है सरगैसो सागर, सरगैसो सागर यानी सरगैसो सी, ये ऐसा चलता है, यहाँ से आपकी जा रही है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है, इधर से फ्लोरिडा जा रही है ना, और इधर से कैनरी आ रहे हैं, ठीक है, कैनरी। तो यहाँ पे जब ये गर्म और ठंडी मिलती है तो इतना हिस्सा है ना बिल्कुल शांत जल का हो जाता है, ठीक है, इतना हिस्सा कैसा हो जाता है, बिल्कुल शांत जल का हो जाता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसको सरगैसो सागर बोलते हैं, क्योंकि ये जो शांत जल का एरिया है यहाँ पे गर्म और ठंडी मिलती हैं, तो यहाँ पे इस शांत जल पे है ना एक तरह की घास उगती है, उसी घास को पुर्तगाल के लैंग्वेज में सरगैस बोला जाता है, ठीक है। तो इसी घास को सरगैस बोला जाता है, इसी वजह से इस सागर का नाम क्या पड़ गया, सरगैसो सागर। क्लियर? ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है, 20 से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश में और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य, ये चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल के क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र कहता है शांत जल का, यानी यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती पानी में, क्योंकि साइड से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, उधर से कैनरी आ रही है, ठीक है, से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कैनरी तथा उत्तरी विश्वयुद्ध धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र है, ठीक है, शांत जल का क्षेत्र है। और इसके तट पर क्या उगती है, मोटी समुद्री घास तैरती है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, सरगैज्म, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या मिलती है हमें, सरगैस नाम की घास मिलती है। क्लियर दोस्तों? और इसी मोटी समुद्री घास को सरगैस क्यों कहते हैं, क्योंकि पुर्तगाल भाषा में सरगैस बोला जाता है इसको,
ठीक है। और इसी पे नाम पे इसके इसी घास के नाम पे इस समुद्र का क्या नाम पड़ा, सरगैस सागर, सरगैसो सागर, ठीक है। और इसका लगभग लगभग क्षेत्रफल कितना है, 11,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था, स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन वालों ने सबसे पहले इस सागर को देखा और वहां की घास को देखा, ठीक है। नेक्स्ट, सरगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि महासागरीय मरुस्थल कौन है या किसको बोला जाता है, तो क्या इसको बोला जाता है, सरगैसो सागर। या कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि महासागरीय मरुस्थल किस महासागर में आता है, तो वो किस में आता है, अटलांटिक ओशियन में, वो भी कौन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर। नेक्स्ट, गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास उगती है, जिसको मछलियां बहुत खाना बहुत पसंद करती हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, ज्वार और भाटा, जिसको आप दोस्तों टाइड्स बोलते हैं, यानी बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसका। ज्वार भाटा बेसिकली होता क्या है, अब आप मान लीजिए ये तट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा स्थल है, ठीक है। अब इधर क्या है, ये पानी है, ठीक है। जब भी ज्वार आता है तो ये पानी क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, यानी कि ये ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ जाता है तो ये यहां तक आ सकता है, ठीक है, ये ज्वार के टाइम पे आता है। और जब भाटा जाता है तो ये वापस से इतने ही क्षेत्र तक सीमित होकर के रह जाता है, यानी बार बार पानी के चढ़ाव और उतार को ही क्या बोलते हैं, ज्वार और भाटा, यानी टाइड्स। क्लियर इतनी बात। और ये दोस्तों आता है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के, क्योंकि आप जानते हैं भाई अर्थ पे अपनी ग्रेविटी है और जितने भी ग्रह हैं सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी है, यानी हर कोई अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दूसरी चीजों का अपनी ओर खींचता है। सूर्य का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी खुद की ग्रेविटी है, वो सभी प्लैनेट्स को अपने ओर खींचती है। प्लैनेट्स की खुद की ग्रेविटी है, वो सभी को अपनी ओर खींचती है। ऐसी सैटेलाइट्स की अपनी खुद की ग्रेविटी है, वो सभी को अपनी ओर खींचते हैं। तो इन्हीं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण ज्वार और भाटा आता है पृथ्वी पर, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर कितना 71% क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये आसानी से इजीली खिंच जाता है, तो इसी वजह से ज्वार और भाटा आने देखने को हमें मिलता है समुद्रों में या सागरों में, महासागरों में। क्लियर। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ही क्या बोला जाता है, ज्वार और भाटा। ऊपर उठ जाता है, जैसे आपने रात को ऑब्जर्व किया हो, कभी आप बीच साइड पे गए तो तब पानी का लेवल बढ़ जाता है ना, और दिन में कम हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है ज्वार और टाइड्स की वजह से। क्लियर। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को टाइड बोलते हैं, यानी ज्वार बोलते हैं, और वापस पीछे लौटने को क्या बोलते हैं, इब बोलते हैं, यानी भाटा। क्लियर। तो यही हमने देखा। यानी जब ये यहां तक आ गया, ऊपर उठ गया, बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ये ज्वार आ गया, और वापस चला गया तो भाटा यानी इब हो गया। क्लियर। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक दोस्तों बल सूर्य के अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा नजदीक है सूर्य से, ठीक है। पृथ्वी के अधिक निकट कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का बल क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, सूर्य से, यानी दुगना ही है लगभग लगभग। क्लियर। अब दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों 2 बार आता है पृथ्वी पर ज्वार और भाटा, क्या होता है, 2 बार आता है हमेशा, ठीक है। पहला चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और दूसरा पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। ये कैसे होता है ये आपको अभी समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इस पे 71% क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मून है, ये क्या है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्या करेगा, इसको खींचेगा पानी को, तो पानी इस तरह से ऊपर उठेगा, ठीक है। ये पानी मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, पानी, ये ऐसे इसने खींचा अपनी तरफ तो इतना उठ गया ऊपर। लेकिन अब आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी पे 71% पानी है, तो जब इधर की साइड प्रेशर लगता है तो इंटरनल प्रेशर के कारण दूसरी तरफ भी उसको क्या महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा। तो ये थोड़ी पृथ्वी क्या होगी, थोड़ी दब जाएगी। तो जब ये दब जाएगी तो इधर का हिस्सा ऊपर उठ रहा है तो इधर का भी थोड़ा पिचकेगा,
है ना। तो इसी कारण दिन में 2 बार ज्वार आता है, एक तो चंद्रमा के कारण और एक पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण। क्लियर। तो इन दोनों रीजन की वजह से दिन में हर दिन मतलब हर प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार भाटा देखने को हमें मिलता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन सबसे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि किस तरह से। अब जैसा आपने देखा कि मून इस तरह से हमें उठ रहा है, ठीक है, इधर मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य। भाई सूर्य अपनी ओर खींचेगा, है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, एंड चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा। और जब ये एक सीध में होते हैं, पृथ्वी बीच में है, तो कौन सा दिन हो गया ये हो गया अमावस्या का, ठीक है, ये अमावस्या का टाइम हो गया। तो इसने खींचा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो दोनों साइड से वो ज्यादा खींचेगा, तो यानी ये काफी ऊंचा हमें ज्वार भाटा देखने को यहाँ पे मिलता है। अब पूर्णिमा के दिन भी देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो एक साइड पे ही दोनों खींच रहे हैं, तो बहुत ऊंचा ज्वार आएगा, है ना। तो सेम ऐसे ही आंतरिक बल के कारण दूसरी साइड भी ऊंचा ज्वार आएगा। तो यही रीजन है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार और भाटा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूर्णिमा और अमावस्या दिन चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी एक सीध में होते हैं, और इसलिए इस दिन हमें सबसे ज्यादा उच्च ज्वार देखने को मिलता है। और सबसे निम्न ज्वार कब देखने को मिलता है, सप्तमी और अष्टमी वाले दिन, ठीक है। तो दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण है, और इसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने पर प्रभावहीन हो जाते हैं, और इसी दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ये भी देख लेते हैं कैसे। अब ये सूर्य की चक्कर काट रही है पृथ्वी, एंड पृथ्वी के चक्कर काट रहा है चंद्रमा। तो मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे है, तो चंद्रमा क्या करेगा, इधर खींचेगा, ठीक है, सूर्य क्या करेगा, इधर खींचेगा, तो यानी ये टोटल बीच में बस बहुत थोड़ा सा ऐसे उठ के रह जाएगा, यानी थोड़ा सा बस इतना उठ के रह जाएगा। तो इसी वजह से इस दिन क्या होता है, ये सप्तमी और अष्टमी वाले दिन होता है, ठीक है। सप्तमी और अष्टमी वाले दिन पृथ्वी के समकोण बनाते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए वजह से ये क्या होता है, सबसे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है इस दिन। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, मैंने आपको बता दिया किस किस वजह से। पहला चंद्रमा के आकर्षण से, और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, ये बल है दोस्तों, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। क्लियर। बट सिर्फ एक इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ कैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं, ठीक है। 2 बार कैसे आते हैं, इंग्लिश चैनल में, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, ठीक है, और दूसरा किधर, उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों तक पहुंचते हैं। क्लियर। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या 4 बार हमें दिन में ज्वार और भाटा देखने को मिलता है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर अगर बात करें तो सिर्फ दिन में 2 बार ही आता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। सिर्फ साउथ कैम्पटन ऐसा शहर है जहां पे 4 बार आता है, बाकी जगह 2 बार आता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।